नमस्कार, मैं मेहरबान सिंह नेगी और केबी न्यूज़ पर आज मेरे साथ मौजूद हैं नैजौन विधानसभा से जीत की हैट्रिक लगाकर विधानसभा पहुंचे महेंद्र दिलीप रावत जी। और दिलीप रावत जी से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। रावत जी, जीत की बहुत सारी बधाई आपको, पहली बार मुलाकात। धन्यवाद। तो रावत जी, यही जानना चाह रहे हैं हम आपसे कि 10 साल का आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है और एक बार फिर नैजौन की जनता ने आपको दोबारा मौका दिया है। तो आपसे संक्षेप में जानना चाह रहे हैं कि पिछले 10 सालों के दौरान ऐसे कुछ काम जिनको देखकर आपको लगता है कि हाँ, मैंने विधानसभा में कुछ काम किया है, और आगामी 5 सालों के लिए आपकी क्या प्राथमिकता है? देखिए, पहले तो मेरी विधानसभा बहुत ही बीहड़ क्षेत्र में है और सारा पर्यटन क्षेत्र है, और मैं समझता हूँ कि दिल्ली से ज़्यादा क्षेत्रफल में बड़ी होगी। तो एक उसकी जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो थोड़ा विकट है, लेकिन इसके बावजूद हमने प्रयास किया है कि क्षेत्र में जो लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे हैं उसमें हमने प्रयास किया है कि किसी तरह से उसका समाधान निकले। तो इसी के तहत सबसे पहले मैंने अपने यहाँ जब पहला कार्यकाल मेरा था तो मैंने एक आंदोलन किया, तो वो विद्यालयों को लेकर था। प्राथमिक विद्यालयों में हमारे यहाँ क्षेत्रों में न उनके पास चटाई थी, ना उनके पास बैठने के, ना विद्यालय ठीक थे, ना फर्नीचर थे, ना कंप्यूटर थे प्राथमिक विद्यालय में। तो मैंने एक अभियान से छेड़ा चटाई मुक्त तक करने का। तो उसके तहत मैं आज कह सकता हूँ कि मैंने 90% विद्यालयों को जो है चटाई मुक्त कर दिया है। उनमें कंप्यूटर, फर्नीचर सारी की सुविधाएँ की गई, और अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उनकी बिल्डिंगें, उनके भवन ठीक ठाक बने। उसके बाद जो दूसरा कार्यकाल था उसमें मैंने एक आंदोलन चलाया, उसे कहा चढ़ाई मुक्त, यानी क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ना, लोग चढ़ाई न चढ़े और लोग परेशान न हों, लोगों को सारी चिकित्सा सुविधा मिल जाए, इसके लिए सड़क मार्ग का होना जरूरी था। तो उसमें मैं आज भी कह सकता हूँ कि 70-80% ग्राम सभाओं को जो है मैं सड़क मार्ग से जोड़ चुका हूँ। ये मेरा अभियान था। इसके अलावा मैंने अपनी विधानसभा के लिए अपनी विधानसभा में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज और एक डिग्री कॉलेज जो रिखनी खान में खुला है, और इसके साथ साथ एक अधिशासी अभियंता का कार्यालय, विद्युत खंड का, और एक उपखंड मैंने अपनी विधानसभा में खोले हैं। ये बड़े काम हैं मेरे। अभी मेरे यहाँ एक स्टेडियम निर्माणाधीन है, जो मिनी स्टेडियम बन रहा है, बहुत अच्छा, वहाँ मेरे निर्माणाधीन है। और इसके साथ साथ सड़क मार्ग से इस समय मैं कह सकता हूँ कि मैंने 250 करोड़ का सड़क का और पुलों का काम अपनी विधानसभा में किया है। ये मेरा प्रयास रहा है 10 सालों में। और अभी यह है कि मैं चाहता हूँ कि अब मैंने एक अभियान, जो मेरा संकल्प है कि मेरे पास लगभग 3 ब्लॉक आते हैं पूरे, 2 आधे, 2 पूरे। तो मैं उनमें 2 हमारे जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनको मैं गोद दे रहा हूँ, एक इंटर कॉलेज को हर ब्लॉक में मैं गोद दे रहा हूँ, और उनको मैं अपडेट करके बहुत अच्छा उनको वर्तमान में जो परिस्थिति के अनुसार जो सुविधाएं हैं, ढांचागत सुविधाएं देकर मैं आज की तारीख में उसके लिए प्रयास कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि लोग आज अंग्रेजी स्कूल की ओर भाग रहे हैं, तो हमारे इन मॉडल स्कूलों को जिनको मैं गोद दे रहा हूं, उनको देख के लोग वहां न जाएं, बल्कि इन्हीं विद्यालयों में पढ़ाएं, ताकि पलायन भी रुके। ये मेरा प्रयास है। रावत जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। और स्कूली शिक्षा को लेकर, क्योंकि बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, जैसा आप बता रहे हैं नैजौन, और काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र भी था ये, तो स्कूली शिक्षा और सड़क को लेकर आपने बहुत सारा काम किया है, इस बात की जानकारी हमें भी है, और यही वजह है कि दोबारा तीसरी बार आपको मौका मिला है। अब रावत जी, आप भले उम्र में बहुत बड़े नहीं है, लेकिन अब राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो आज एक बहुत अनुभवी नेता है। तो मेरा जो अगला सवाल है वो पूरे पौड़ी गढ़वाल को लेकर। रावत जी, जमीनी सच्चाई ये भी है कि पूरे पौड़ी गढ़वाल के 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी से इस समय जीते हैं, और पिछले कार्यकाल में भी जीते हैं, और वर्तमान में भी जो सरकार है वो एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार है, पिछली बार भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार है। और देखा जाए तो 4 मुख्यमंत्री हो चुके हैं पौड़ी गढ़वाल के। तो रावत जी, सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ सवाल है, तो आपको नहीं लगता कि अगर टीवी उत्तर काशी चमोली की बात करें तो वहाँ पे पर्यटन है, बागवानी है, तीर्थ यात्रा है, बहुत सारा वहाँ पे काम है जहाँ से रोजगार मिल सकता है, लेकिन पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है। पौड़ी गढ़वाल में विकास की जो संभावनाएं हैं उनको ठीक से नहीं दिखाया गया है। तो आपको क्या लगता है, पूरे पौड़ी गढ़वाल के संदर्भ में कह रहा हूँ मैं, आपको नहीं लगता कि थोड़ा विकास के मामले में हम लोग थोड़ा पीछे अन्य जिलों के मुकाबले? देखिए जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने क्षेत्र का नेतृत्व किया है, इसलिए लोगों की अपेक्षाएं भी ज़्यादा रहती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से यहाँ का नेतृत्व एक सक्षम नेतृत्व रहा है, उस हिसाब से मैं भी समझता हूँ कि उस हिसाब से इसका प्रगति नहीं हो पाई, विकास नहीं हो पाया। लेकिन इसके लिए खाली मैं राजनेताओं को दोषी नहीं मान सकता, क्योंकि इसके लिए स्थानीय जनता भी बड़ी अगर सहयोग नहीं करेगी तो नहीं हो पाएगा। जैसे आज की तारीख में मैं प्लान की बात कर रहा हूँ कि सरकार ने 80% सब्सिडी किसानी क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर में है, एग्रीकल्चर में है, लेकिन लोग उसका लाभ नहीं उठा रहे। चरण सिंह गढ़वाली जी के माध्यम से, वीर चरण सिंह गढ़वाली के माध्यम से बेरोजगार लोगों के लिए, होटल्स के लिए, होम स्टे के लिए
इस टाइम 35% से लेकर 50% तक सब्सिडी है, ताकि वो अपने होटल और आदि अपनी चीज़ कारोबार कर सकें। लेकिन लोग इसका समुचित लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों को भी प्रयास करना पड़ेगा, और इसके लिए अकेला सरकार ही दोषी नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से बात है कि इससे बेहतर हो सकता था, वो बेहतर नहीं हुआ, ये मैं स्वीकार करता हूँ। अच्छा रावत जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही तरीके से अपनी बात रखी और अच्छा मुझे लगा कि आपने बिल्कुल इसको स्वीकार किया है। रावत जी, आपकी विधानसभा में एक जगह आती है लहजगांव, जो आज पर्यटन के मानचित्र पर खड़ा है, और निश्चित तौर पर लहजगांव में पर्यटक आते हैं और वो पर्यटन में अब मशहूर भी हो चुका है। निजी उद्यमियों ने ही वहाँ पर होटल बनाकर या उस जगह को ऐसा बना दिया है कि लोग वहाँ पे आते हैं। तो रावत जी, आपको नहीं लगता पर्यटन के क्षेत्र में पौड़ी गढ़वाल में ऐसी बहुत सी जगह है जिनको अगर हम विकसित करें, उद्यमियों को बुलाएं और जिन लोगों की जमीन है उनको इसमें हिस्सेदार बनाएं, तो इस तरह पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है? इस विषय पर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ पूरे गढ़वाल के क्षेत्र। देखिए, ऐसे अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हमारे यहाँ लोगों ने बहुतों ने प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य हमारा है कि गढ़वाल या उत्तराखंड में हमारी जितनी ज़मीन है वो सभी संयुक्त रूप से हैं। उसमें अगर 10 भागीदार हैं, उनमें 5 मानते 5 नहीं मानते, इसलिए ये संभव नहीं हो पा रहा है कि कहीं कोई काम हो। मैं अभी अपनी हमारी कई सड़कें हैं वो केवल संयुक्त खाते के कारण जो है नहीं बन पा रही हैं। तो मैं समझता हूँ ये भी बड़ा कारण है जो चकबंदी के माध्यम से होना चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी केंद्र में भूमि अधिग्रहण का कोई नियम नहीं है, इसलिए हम बाध्य नहीं कर सकते किसी को चकबंदी मारने के लिए। लेकिन अगर चकबंदी हो जाए और जनता उसमें सहयोग करे तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ का समाधान हो जाए। अच्छा रावत जी, एक सवाल कोटद्वार को लेकर, क्योंकि आप भी जानते हैं पौड़ी गढ़वाल का मुख्य मार्ग है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है कोटद्वार। कोटद्वार में अगर कोई विकास कार्य होता है तो पूरे पौड़ी गढ़वाल के लोगों को इसका लाभ मिलता है, और आप अब पौड़ी गढ़वाल के सीनियर नेताओं में शुमार किए जाएंगे, क्योंकि आप तीसरी बार विधायक बने, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आपको नहीं लगता कि लाल डांग से दरखार मोटर मार्ग, ये जो हमारा कालागढ़ रामनगर मोटर मार्ग है, अगर ये विकसित होता है तो यहाँ से तो ऑटोमेटिकली पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं बनेगी? तो 6 विधायक हैं बीजेपी के, तो संयुक्त प्रयास नहीं किया जा सकता लाल डांग से दरखार मोटर मार्ग को लेकर? कुछ न कुछ तकनीकी समस्याएं आई नहीं। देखिए, मैं आपको बता दूं, मुझे इस बात में कहने में कोई गुरेज नहीं है। ये सड़क में जितनी वन अधिनियम के कारण जो परेशानी हुई, उससे ज़्यादा परेशानी है कि इसमें छोचोरी राजनीति का जो शिकार हुई। क्योंकि मैं समझता हूँ कि चाहे वो कांग्रेस के टाइम के विधायक रहे हों, चाहे हमारे समय के विधायक रहे, इन्होंने इस जो हमारा चिलर खाल लाल डांग मार्ग है, इस मार्ग को राजनीति के कारण जो है इसको खराब कर दिया है, इसको खराब इसकी स्थिति जो है बिगाड़ दी है। और मैं समझता हूँ कि अभी जो वर्तमान में हमारे विधायक हैं श्रीमती ऋतु खनूरी भूषण, वो निश्चित रूप से, क्योंकि वो बहुत गंभीर हैं, और मैं समझता हूँ कि वो छिछोरी राजनीति विश्वास नहीं करती, जो कहती है वो करती हैं, क्योंकि वो खनूरी जी की विरासत को संभाल रही हैं। और मैं समझता हूं कि उन्होंने अभी प्रयास किया है, मैं भी उनका सहयोग कर रहा हूं, और आप निश्चित रूप से, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि लालढांग का मार्ग और दूसरा आपका केंद्रीय विद्यालय, जो केंद्र में जो पहले से लोगों ने इसको राजनीति का खिलौना बना के घुमाते रहे, वो नहीं हो पाया, उसको निश्चित रूप से जो है तो खनूर जी करेंगे, और हम सब लोग उनके विधायक का सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो सच्चे मन से इस काम को करना चाहते हैं। अच्छा रावत जी, बहुत अच्छी बात आपने की, विरासत की बात कही, तो आप भी भारत सिंह रावत जी की विरासत को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। उन्होंने बहुत लंबे समय तक यहाँ का रिप्रेजेंट किया इस विधानसभा को, लहजगांव विधानसभा को। रावत जी, अब मेरा जो अगला सवाल है वो सिर्फ मैं आपसे ही पूछ सकता हूँ, थोड़ा एक धार्मिक सवाल है। रावत जी, आजकल ये देखा जा रहा है कि धार्मिक पृष्ठभूमि के लोग, जिन लोगों का काफ़ी समय मतलब ईश्वर की आराधना में, पूजा पाठ में काफ़ी लंबा समय उनकी जीवन दिन भर की जो दिनचर्या होती है इसमें गुजरता है, लेकिन ये सब तरह के लोग, मैं आपको भी शामिल करूँगा, योगी आदित्यनाथ, तो बहुत सारे लोग जो धार्मिक प्रवृत्ति के माने जाते हैं, राजनीति में सक्रिय हैं और सफल भी हैं। तो क्या ये माना जाए कि जो भौतिकवादी युग में लोगों ने अपनी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा बढ़ा ली है, तो उनका राजनीतिक तौर पर भी विश्वास धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों पर ज़्यादा हो रहा है, या ऐसा माना जाए कि जो लोग धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, जिनका भगवान के ध्यान में ज़्यादा समय बीतता है, वो लोग ज़्यादा बखूबी समझ पा रहे हैं आम जनता को? आप इस पर थोड़ा आप बता सकते हैं कि ये जो परिवर्तन सा चल रहा है, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग सक्रिय भी हैं और सफल भी है, आपको भी मैं इसमें शामिल करूँ? देखिए, मैं एक बात बता दूं कि जो राजनीति है, मैं उसको एक जहर के समान समझता हूं, और जो धर्म है वो एक निर्मल जल के समान है। अगर आप कभी आपके एक सापेक्ष देखेंगे, आप करेंगे कि अगर आप किसी जहर में पानी डाल दोगे तो उसकी विषाक्तता कम हो जाती है, और अगर उसी जहर को आप किसी निर्मल जल में डाल दोगे तो वो जो है उसमें भी विषाक्तता आ जाती है। तो मेरा यही है कि जो धर्म है वो निर्मल जल है, अगर इसमें राजनीति आ गई तो निश्चित रूप से जो है ये धर्म का जो धार्मिक रास्ता है ये भी अराजकता में फैल जाएगा। लेकिन यही धर्म
अगर राजनीति में आ जाएगा तो मैं समझता हूँ कि धार्मिक व्यक्ति जो है, क्योंकि मैं उससे अपेक्षा करता हूँ कि वो कभी गलत काम करने से 10 दफे सोचेगा, भ्रष्टाचार करने में सोचेगा, व्यभिचार करने में सोचेगा, तो निश्चित रूप से उसके आने से जो है इसकी पवित्रता बनी रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि धार्मिक व्यक्तियों को नेतृत्व देना ये ज़्यादा उचित रहेगा, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। अच्छा ठीक है राहुल जी, आपसे बहुत सारे मसलों पर बातचीत हो गई और बहुत दिनों से हम इंतजार भी कर रहे थे। अब मैं एक सवाल जाते जाते, क्योंकि आपसे मेरा परिचय है इसलिए पूछ रहा हूँ, थोड़ा आपको निर्णय लेंगे, थोड़ा हल्के ही लेंगे। अब आखिरी सवाल जाते जाते मेरा आपसे ये है कि हरक सिंह रावत जी जब से चुनाव का परिणाम आया है 10 मार्च से, उसके बाद किसी प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आए। अक्सर वो नजर आते हैं अपनी बयानबाजी या जो भी उनकी स्टेटमेंट होते हैं वो मीडिया वाले बहुत प्रमुख दिखाते हैं। तो मैं आपसे कल ये जानना चाह रहा था, बहुत लाइट सवाल है, कि आपकी उनसे औपचारिक या अनौपचारिक कोई मुलाकात हुई हो या आपने कहीं उन्हें देखा हो, इस बारे में थोड़ा बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे, क्योंकि वो आप उनके खिलाफ चुनाव लड़े हैं अनुप्रीति गुसाई के खिलाफ। तो आपकी उनसे कोई मुलाकात हुई है 10 मार्च के बाद? देखिए, मैंने तो अभी तक शायद उनको भी देखा नहीं है उनके दिन से, जब से चुनाव हुआ है। लेकिन आपकी बात जरूर है कि वो राजनीति में प्रसिद्ध रहे हैं। देखो, राजनीति में 2 प्रकार के लोग विख्यात रहते हैं, एक विख्यात रहते हैं, एक कुख्यात रहते हैं। तो निश्चित रूप से वो अपने बयानों के लिए विख्यात हैं या कुख्यात हैं, ये तो आप ही बता सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ चर्चाओं में रहे, और मैं समझता हूँ कि कभी भी गंभीर बातों के लिए वो चर्चा में नहीं रहे। और मैं आज भी, मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे जितने वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उसमें हम भी शामिल हैं, कभी राजनीति के जो चिंतन होता है, जो एक राष्ट्रीय चिंतन होता है, उसमें कम बोलते हैं और अपनी व्यक्तिगत चिंतन पे ज़्यादा रहते हैं। ये निश्चित रूप से दुर्भाग्य है, और मैं आज भी सभी लोगों से आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि राजनीतिक लोगों को गंभीर होना चाहिए और समाज के प्रति चिंतन भी उनका गंभीर होना चाहिए, उसमें छिछोरी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा रावत जी, बस जाते जाते एक और बात, जो जब आपका चुनाव चल रहा था, लैंडोर विधानसभा में चुनाव जब चल रहा था, तो सारे उत्तराखंड में चुनाव चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा हम लोग आपसे बातचीत हो नहीं पाई। उस दौरान कुछ अप्रिय घटनाएं भी हुई जो सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में छाई रही। तो अब आप क्या सोचते हैं? उस समय तो काफ़ी ऐसा आपके कार्यकर्ताओं के साथ कुछ इस तरह की मारपीट की घटनाएं उसमें हुई थी, तो क्या लगता है आपको राजनीति में इस तरह की चीज़ें लहजोन जैसी विधानसभा में उचित लगती हैं आपको? कैसे? देखिए, हमारे विधानसभा में इससे पहले मेरी जो चुनाव हुए हैं वो आदरणीय टी.के. रावत जी के साथ था, और लेफ्टिनेंट जनरल थे, मैं उनका बहुत सम्मान करता था। हम लोगों ने, उन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा, लेकिन आज तक हमारे साथ कभी किसी बात की, हमने मुंह से भी कोई बातचीत नहीं है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि कुछ लोग जब राजनीति करते हैं तो अपने साथ वो गंदगी को भी लेके जाते हैं, और मेरे साथ निश्चित रूप से मेरे पे आक्रमण हुआ। वो तो ये था कि वो जहाँ आक्रमण हुआ वो मेरे गांव का क्षेत्र था, इसलिए गांव के लोग इकट्ठा हो गए, स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए, वो उनके मंसूबे जो हैं कामयाब नहीं हुए। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि राजनीति को लोगों ने गुंडागर्दी का अड्डा बना दिया है, इसको व्यवसाय का अड्डा बना दिया है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और यही विकृतियाँ हमारी लैंडोर विधानसभा में आ रही है। रावत जी, केबी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगामी कार्यकाल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।